हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, बट ये टॉपिक यहीं तक लिमिटेड नहीं है। बेसिकली आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पंप, टनल, कैरियर प्रोटीन, पोरिन्स, इनमें क्या डिफरेंस है। आपको देखने में सेम चीज लगती होंगी कि एक ही चीज है, काम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट ये सेम चीज नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं ये। ठीक है, डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं और इनका जो मैकेनिज्म होता है काम करने का वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूं कि किस केस में कौन सी प्रोटीन यूज होगी। मान लीजिए अगर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है कहीं, तो वहां कौन सी प्रोटीन यूज होगी। वहां चैनल प्रोटीन यूज होगी या पंप यूज होगा या कैरियर प्रोटीन यूज होगी, क्या यूज होगा वहां पे। ठीक है, सिमिलरली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो वहां क्या यूज होगा, पंप यूज होगी, कैरियर प्रोटीन यूज होगी या फिर चैनल प्रोटीन यूज होगी। तो ये सारा सब कुछ आप जानने वाले हैं आज। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस अगर आप इस वीडियो को जेन्युइनली अगर खत्म करेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए इसको समझने के पहले हमको थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेना चाहिए। आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, 42% लिपिड होता है, 55% प्रोटीन होती है एंड रेस्ट क्या होता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, देखो लिपिड की कंसंट्रेशन भले ही कम है लेकिन फिर भी प्रोटीन से, लिपिड की कंसंट्रेशन प्रोटीन से भले ही कम है लेकिन फिर भी हम लिपिड को चीफ सब्सटेंस बोलते हैं या मेन सब्सटेंस बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन का। उसका रीजन ये है कि जो लिपिड है ये बेसिकली क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है या फिर स्केलेटन बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। कैसे बनाता है ये समझिए। ये मान लीजिए आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिकली आप ये देख रहे हैं, ये जो स्केलेटल बन रहा है, स्केलेटल फ्रेम बन रहा है, ये कौन बना रहा है, दिस इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये किसने बनाया, लिपिड ने बनाया। तो ये क्या है, आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन सिर्फ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होती, इनके अलावा भी कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन जो पेरीफेरी पे पाई जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, कुछ आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ प्रेजेंट होती हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं, कौन, पेरिफेरल प्रोटीन्स। और कुछ कहां प्रेजेंट होती हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की साइड प्रेजेंट होती हैं, कौन, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमने बात की। लेकिन देखो ट्रांसपोर्ट, जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे इनसाइड टू आउटसाइड, ये मान लीजिए आउटसाइड है और ये मान लीजिए इनसाइड है। तो आउटसाइड से इनसाइड कोई चीज जाएगी या इनसाइड से आउटसाइड कोई चीज जाएगी। तो अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो उसमें ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसलिए जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं इनको हम दूसरा नाम दे देते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नाम दे देते हैं। और इन्हीं को हम बेसिकली डिटेल में समझेंगे। उसको समझने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक लिपिड सॉल्यूबल और एक लिपिड इनसॉल्यूबल। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस की। मान लीजिए लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। ये लिपिड सॉल्यूबल है। अगर ये लिपिड सॉल्यूबल है और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी क्या है, फॉस्फोलिपिड है, यानी कि लिपिड है। यानी कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, और आपकी सेल मेम्ब्रेन में भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन में भी क्या है, लिपिड है। तो ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है ये इस सेल मेम्ब्रेन के लिपिड में इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। और इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे तो इनकी जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। सपोज करिए कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, ठीक है, और सेल के अंदर इनसाइड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम थी। तो ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल है, तो ये फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है इसमें डिफ्यूज कर जाएगी। और फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, उनके थ्रू क्या कर जाएगी, डिफ्यूज कर जाएगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। कौन मूव करेगा,
ऑक्सीजन। कौन मूव करेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज्यादा थी, आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज्यादा थी, और यहां पे ऑक्सीजन इनसाइड एनवायरनमेंट में कम थी। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? इजीली डिफ्यूज हो गई, क्योंकि लिपिड सॉल्यूबल थी और सेल मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बनी है। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, तो वहां से ये क्या कर जाएगी? इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। और सिमिलर तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एनवायरनमेंट में ज्यादा है और आउटसाइड एनवायरनमेंट में क्या है? कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगी? अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाएगी। ओके। अगर मान लीजिए हार्मोन्स है, कोई स्टीरॉयड हार्मोन है, उसको अंदर आना है, तो वो हार्मोन भी क्या करेगा? इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के थ्रू सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, कैसे साइज के होते हैं? स्मॉल साइज के लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? इस सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की मिलकर बनी हुई है, और वो क्या कर जाते हैं? इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो उनका जो एक्सचेंज होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? स्मॉल लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, यानी कैसे मूव करते हैं? हाई टू लो, हाई टू लो। ठीक है, और यहां कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो ये क्या था? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या स्टीरॉयड हार्मोन्स का लिपिड की लेयर के थ्रू डिफ्यूज होके जाना क्या कहलाएगा? सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो लिपिड इनसॉल्यूबल है। कैसी हैं? लिपिड इनसॉल्यूबल है। अब जो चीज लिपिड इनसॉल्यूबल है, तो वो लिपिड की मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाएंगी, लिपिड उन्हें क्रॉस करने की परमिएबिलिटी नहीं देगा। तो ऐसे सब्सटेंस जैसे कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये क्या है? लिपिड इनसॉल्यूबल है। अगर ये लिपिड इनसॉल्यूबल है तो इनकी यहां एंट्री जो होगी वो बैन हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लिपिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है तो इनकी एंट्री, ये क्या है? लिपिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, तो इनकी इसके थ्रू एंट्री नहीं होगी। तो इनकी एंट्री कराने के लिए फिर हम किसका यूज करेंगे? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का। किसका? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। ठीक है, तो मान लीजिए अगर लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, कैसे हैं? लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, या फिर अगर लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं, कैसे हैं? लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि ग्लूकोज है आपका, तो इनकी एंट्री फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है उसके थ्रू नहीं हो सकती। पहली बात रीजन कि लिपिड इनसॉल्युबल है, और दूसरा लार्ज साइज है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वो जो कौन सी प्रोटीन होंगी? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी। कौन सी होंगी? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये कितने तरह की होती है वो समझिए। तो ये मान लीजिए आपकी कोई सेल मेम्ब्रेन है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन में आपको ये 3 तरह की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दिख रही हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलूंगा, तो आपको सेल मेम्ब्रेन में 3 तरह की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दिख रही हैं। एक ये जो इस तरह की है, जो इस टनल की तरह है, जो किसकी तरह है? टनल की तरह है, इसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। जो आपको ये स्टोमेटा की तरह दिख रही है, ये बेसिकली होती है कैरियर प्रोटीन। क्या होती है? कैरियर प्रोटीन। और जो आपको ये पंप की तरह दिख रही है, तो ये होती है पंप प्रोटीन। तो आपको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अब कितने तरह की पता है? 3 तरह की। पहला चैनल प्रोटीन, जो टनल की तरह आपको दिख रही है। दूसरा पंप प्रोटीन, जो पंप की तरह दिखती है। और तीसरा होता है कैरियर प्रोटीन, जो आपको स्टोमेटा की तरह दिख रही है। ठीक है, तो ये 3 तरह की क्या होती हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब इनके भी सब टाइप्स होते हैं। देखो हम इन तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम इनके सिर्फ क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो चैनल प्रोटीन को भी फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा पोर्स और दूसरा पार्ट होगा गेटेड चैनल्स। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो पोर्स जो होते हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं, ये इस तरीके से टनल की फॉर्म में होंगे और हमेशा ओपन रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इन टनल्स पे गेट लगा दिए जाएं, क्या लगा दिए जाएं? गेट्स लगा दिए जाएं, यानी ये हमेशा ओपन नहीं रहेंगे, ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ओपन भी रह सकते हैं और क्लोज भी रह सकते हैं। तो ऐसी चैनल प्रोटीन जो ओपन भी होती हैं और क्लोज भी होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं गेटेड चैनल्स। लेकिन ऐसी चैनल प्रोटीन जो हमेशा ओपन रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया? चैनल प्रोटीन अब 2 तरह की होंगी, एक वो जो हमेशा ओपन रहेंगी और एक वो जो ओपन भी रह सकती हैं और क्लोज भी रह सकती हैं। दूसरा हम पंप के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा हम
कैरियर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो होंगी वो हम 3 तरह की पढ़ेंगे। एक होगा हमारा यूनिपोर्टर, दूसरा होगा सिम्पोर्टर और तीसरा होगा हमारा एंटीपोर्टर। इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली सिंपल सी भाषा में बता दूं, अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है और कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, यूनिपोर्टर। ठीक है, अब सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर, इनमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। सिम्पोर्टर में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सॉरी ये दिल कैसे बन गया, दिल से तो हमारा अभी कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो दिल को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इसको सिम्पोर्ट बोलते हैं। और 2 मॉलिक्यूल अगर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट बोलते हैं। लेकिन इनकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट कहानी आने वाली है जब हम इनके बारे में डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे, और वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मैंने आपको बताया 3 तरह की ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 3 तरह की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। कितने तरह की, 3 तरह की। तो पहला था चैनल, दूसरा था पंप और तीसरा था कैरियर प्रोटीन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैनल प्रोटीन के बारे में। तो देखो, जो चैनल प्रोटीन होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, टनल की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं, टनल की तरह। मैंने आपको बताया था जैसे टनल होती है उस तरह की तरह, टनल की तरह। सपोज करो ये किसकी तरह होती है, टनल की तरह होती है। और ये क्या करती हैं, रैपिड पैसेज प्रोवाइड करती हैं सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए। यानी किसी चीज को मूव करना है, किसी भी चीज को उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो उसको बहुत रैपिड मूवमेंट कराएगी। क्या कराएगा, बहुत रैपिड मूवमेंट कराएगा। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या कराएगा, रैपिड मूवमेंट कराएगा, रैपिड प्रोसेस, रैपिड ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये कंटिन्यूअस पैसेज तो प्रोवाइड करा रहा है, कंटिन्यूअस पैसेज तो प्रोवाइड करा रहा है, रैपिड ट्रांसपोर्ट तो करा रहा है, लेकिन क्या किसी भी चीज का रैपिड ट्रांसपोर्ट कराएगा, तो जवाब है नहीं। ये जो टनल प्रोटीन आपकी होती हैं, या फिर आप कह दीजिए सॉरी चैनल प्रोटीन जो होती हैं, क्या होती है, सीपी, इनको हम सीपी बोलेंगे। जो आपकी सीपी होती हैं, चैनल प्रोटीन जो होती हैं, ये बेसिकली सिलेक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट करा देंगी हाई टू लो। ठीक है, ये सिलेक्टिव होती हैं। सपोज करिए अगर इसका नाम एक्वापोरिन है, इस सीपी का नाम यानी इस चैनल प्रोटीन का नाम अगर मैं रख दूं एक्वापोरिन्स, तो ये सिर्फ किसकी मूवमेंट कराएंगी, सिर्फ वाटर की ही मूवमेंट कराएंगी। यानी वाटर को ही क्या करेंगी, वाटर के मॉलिक्यूल को ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भेजेंगी। अच्छा, अब इनकी सिलेक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, ऐसा क्यों है, अगर ये टनल है तो टनल में से तो कोई भी निकल जाए, तो ये सिलेक्टिव क्यों है। देखो, इनकी जो सिलेक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि इसका डायमीटर कितना है, इस टनल का डायमीटर कितना है, इस बात पे डिपेंड करेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा। दूसरा, ये जो आपकी टनल प्रोटीन है या फिर आपकी जो चैनल प्रोटीन है, इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। सपोज करिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो अगर मान लीजिए सोडियम को जाना है, सोडियम को बाहर से अंदर जाना है तो सोडियम चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्लोराइड को जाना है तो जाने देगा, नहीं जाने देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कौन सी चीज अंदर जाएगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि डायमीटर क्या है, जो आपकी चैनल प्रोटीन है उसका डायमीटर क्या है, उसका शेप क्या है, उसके अंदर चार्ज कैसे हैं और उसके अंदर केमिकल बॉन्ड कैसे हैं। मतलब यहां पे इनके पास केमिकल बॉन्ड कौन से हैं, यहां पे कौन से केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है इस चैनल प्रोटीन के अंदर। बात समझ में आ रही है, तो उस पर सिलेक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो अब समझ में आ गया, ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सिलेक्टिवली चीजें ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो बात समझ में आ गई, कंटिन्यूअस पैसेज तो प्रोवाइड करती है, रैपिड ट्रांसपोर्ट तो करती है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन करती है, लेकिन सिलेक्टिव चीजों का ही करती है। क्या करती है, सिलेक्टिव चीजों का ही करती है, जिसके लिए परमिएबल है उसी का ट्रांसपोर्ट करती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और कैसे वर्क करती है, पैसिवली वर्क करती है। तो देखो यहां पे कोई भी एटीपी खर्च नहीं हो रही, यहां पे कोई भी एटीपी खर्च नहीं हो रही, और सब्सटेंस कहां से कहां मूव कर रहा है। अगर एटीपी खर्च नहीं हो रही तो कहां से कहां जा रहा है, हाई टू लो, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, यानी डाउनहिल मूवमेंट है, डाउनहिल मूवमेंट है, यानी अक्रॉस
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दीजिए या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोल दीजिए। तो अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्या ये डिफ्यूजन नहीं कहलाएगा कि कोई भी चीज, या फिर ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा? तो बेसिकली ये कैसा ट्रांसपोर्ट कहलाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो ये क्या है आपका? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो चैनल प्रोटीन किस में हेल्प करती है? अब ध्यान से सुनना, यूजेस समझ में आएंगे आपको। चैनल प्रोटीन आपकी हमेशा किस में हेल्प करेगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। किस में हेल्प करेगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो समझ में आ गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या? सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा, तो वहां कौन हेल्प करेगा? चैनल प्रोटीन हेल्प करेंगी। अब मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ चैनल प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन दो तरह की होती हैं। हम दो तरह की चैनल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो आपकी चैनल प्रोटीन थी वो कौन सी थी? पोर्स। और दूसरे तरह की आपकी जो चैनल प्रोटीन थी वो थी गेटेड चैनल्स। अब इसमें अंतर क्या है वो समझिए। तो सपोज करिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सपोज करिए कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें प्रेजेंट है आपके, मान लीजिए ये एक टनल प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक टनल प्रेजेंट है और इस टनल के मुंह पे कोई गेट नहीं है। इस टनल के मुंह पे क्या नहीं है? कोई भी गेट नहीं है। ये हमेशा खुला रहता है। कैसा रहता है? हमेशा खुला रहता है। अब मान लीजिए ये एक दूसरी प्रोटीन है, ठीक है, ये दूसरी चैनल प्रोटीन है। तो हम चैनल प्रोटीन के टाइप समझ रहे हैं, समझ आ रही है ना आपको बात? चैनल प्रोटीन के ही टाइप समझ रहे हैं। चैनल प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो पोरेंस और गेटेड चैनल, ठीक है। तो ये भी चैनल प्रोटीन है, ठीक है, और ये भी चैनल प्रोटीन है, ठीक है, और देखो ये भी चैनल प्रोटीन है। एक और बना देते हैं, एक और बना देते हैं, एक और बना देते हैं, ये चैनल प्रोटीन है। अब देखो ये तीनों चैनल प्रोटीन है, ठीक है। देखो इसमें कोई गेट नहीं है, इसमें कोई गेट नहीं है, ये ऑलवेज ओपन है। क्या है? हमेशा ओपन है। अगर ऑलवेज ओपन है तो इस तरह की जो चैनल प्रोटीन होती है उसको हम बोलते हैं पोर्स। क्या बोलते हैं? पोर्स। तो ऐसी चैनल प्रोटीन जो हमेशा ओपन रहती हैं उनको हम बोलते हैं पोर्स। लेकिन ऐसी चैनल प्रोटीन जो ओपन भी होती हैं और क्लोज भी होती हैं, जरूरत पड़ने पर ओपन होती हैं वरना क्लोज हो जाती हैं, तो ऐसी जो चैनल प्रोटीन होती हैं उनको हम बोलते हैं गेटेड चैनल्स। क्या बोलते हैं? गेटेड चैनल्स बोलते हैं। बात समझ में आएगी? जो हमेशा खुला रहेगा पोर्स, और जो बंद भी होगा और खुलेगा भी, जरूरत पड़ने पर खुलेगा नहीं तो बंद हो जाएगा, उनको हम क्या बोलेंगे? गेटेड चैनल्स बोलेंगे, ठीक है। और इनके लिए भी वही बात वैलिड होगी कि ऐसा नहीं है कि किसी की भी एंट्री हो जाएगी, पोर्स से भी ऐसा नहीं है कि किसी की भी एंट्री हो जाएगी, और गेटेड चैनल से भी नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी की भी एंट्री हो जाएगी। किसकी एंट्री होगी? किस पे डिपेंड करेगा? डायमीटर, क्या डायमीटर है, यहां पे क्या चार्जेस हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। साइज कैसा है चैनल प्रोटीन का, स्ट्रक्चर कैसा है चैनल प्रोटीन का, उस बात पे डिपेंड करेगा। यानी ये भी कैसे होंगे? सिलेक्टिव होंगे, ठीक है। तो पोर्स समझ में आ गया, जो हमेशा ओपन होंगे, और गेटेड चैनल जो ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। पोर्स के बारे में और बात बताएं तो पोर्स के अगर आपने एग्जांपल सुने हो तो एग्जांपल है पोरेंस। पोरेंस, और पोरेंस में भी आपने एक नाम सुना होगा, एक्वापोरेंस। तो ऐसा छेद, ऐसा पोर जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वापोरेंस बोलेंगे। तो एक्वापोरेंस बेसिकली क्या है? चैनल प्रोटीन है। क्या है? बेसिकली चैनल प्रोटीन है, ठीक है। और चैनल प्रोटीन में भी कौन सी? पोर्स वाली। कौन सी वाली? पोर्स वाली। बात समझ में आ गई? और इसका एक और एग्जांपल है, वो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बीच बीच में स्प्लिटेड होती है, तो वहां जो पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। वो भी पोर्स का एग्जांपल होते हैं क्योंकि वो हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेटेड चैनल के बारे में। तो गेटेड चैनल वो थे जो जरूरत पड़ने पर खुल जाते थे वरना बंद हो जाते थे। अब ये दो तरह के होते हैं गेटेड चैनल। एक होता है आपका लिगेंड गेटेड चैनल, एलजीसी, ठीक है, और एक होता है आपका वीजीसी, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। तो गेटेड चैनल आपके कितने तरह के हो गए? दो तरह के, एक एलजीसी और एक वीजीसी। देखो अगर इस चैनल प्रोटीन का खुलना या बंद होना, इस चैनल प्रोटीन का खुलना या बंद होना अगर किसी लिगेंड के अटैचमेंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? किसी लिगेंड के अटैचमेंट पे डिपेंड करता है, तो हम उसको बोलेंगे एलजीसी, यानी लिगेंड गेटेड चैनल। लेकिन अगर इस चैनल प्रोटीन का खुलना या बंद होना सेल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, किस पे? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो ऐसे गेटेड चैनल्स को हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। आपको समझ में नहीं आया तो हम और थोड़ा डिटेल में जाके समझाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई चैनल है, ये कोई चैनल है, ठीक है, और ये क्या है? मान लीजिए गेट है इसका। अगर इसका गेट
किसी पर्टिकुलर केमिकल के जुड़ने से खुलता है, किसी केमिकल के जुड़ने से खुलता है, कोई केमिकल अटैच होगा और वो केमिकल क्या होगा, बेसिकली एक लिगेंड होगा। क्या होगा, एक कोई लिगेंड होगा। अगर इसके लिगेंड के अटैच होने से इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग डिसाइड होती है, ओपनिंग या क्लोजिंग डिसाइड होती है, तो ऐसे चैनल को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड गेटेड चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगेंड गेटेड चैनल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल जो है, इसका जो एग्जांपल है वो है सोडियम चैनल। सोडियम चैनल जो प्रेजेंट होते हैं आपके मोटर एंड प्लेट पे। मोटर एंड प्लेट क्या होता है, ये आपकी कोई नर्व है और ये नर्व आके कहां रुक रही है, किसी सेल किसी भी मसल की मेम्ब्रेन पे। तो ये कोई नर्व थी और ये क्या थी, आपकी सार्कोमियर। सार्कोमियर मतलब किसी भी मसल की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो आपकी जो नर्व होती है और जो सार्कोमियर होती है, इनके बीच होती है सोडियम चैनल्स होते हैं। यहां पे क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स। तो मान लीजिए सार्कोमियर है और इस पे है सोडियम चैनल्स है। क्या है, सोडियम चैनल्स है। अब ये सोडियम चैनल्स जो इस सार्कोमियर पे हैं, ये कब खुलेंगे, जब इन नर्व से एसिटाइल कोलिन आके यहां जुड़ेगा। समझ रहे हो, तो ये सोडियम चैनल्स का खुलना किस पे डिपेंड है, इनके ऊपर एसिटाइल कोलिन के जुड़ने से। तो एसिटाइल कोलिन यहां क्या हो गया, लिगेंड की तरह काम करेगा। एसिटाइल कोलिन किसकी तरह काम करेगा, लिगेंड की तरह काम करेगा। यानी सोडियम चैनल्स तभी खुलेंगे जब उनसे जाके कौन जुड़ेगा, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन यहां एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड गेटेड चैनल बोलेंगे। दूसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल। उसका क्या मतलब है कि सपोज करिए आपकी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर सोडियम ज्यादा होता है और अंदर सोडियम कम होता है। ठीक है, तो यहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो इस सेल मेम्ब्रेन में क्रिएट हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जब एक लेवल पे पहुंचेगा, एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंचेगा, तब आपकी ये जो गेट है वो तभी खुलेगा जब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेगा। तो अगर आपका चैनल प्रोटीन का खुलना या बंद होना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हाई हुआ तो खुल गया, पोटेंशियल डिफरेंस लो हुआ तो बंद हो गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है तो ऐसे चैनल को हम बोलेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और इसका एग्जांपल है आपका जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं आपके कैल्शियम के, और कहां पाए जाते हैं, आपके हार्ट में। वो इसी पे डिपेंड करते हैं। जब आपकी हार्ट की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है, डिपोलराइज हो जाती है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, तब कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम का क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। तो बात समझ में आ गई, लिगेंड गेटेड चैनल आपको समझ में आ गया। ठीक है, और आपको वोल्टेज गेटेड चैनल समझ में आ गया। तो यहां हमने आपको अभी तक बेसिकली क्या समझाया, चैनल प्रोटीन समझाई और चैनल प्रोटीन के दो टाइप्स समझाए, दैट वाज पोर्स एंड गेटेड चैनल्स। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, पंप के बारे में। उससे पहले एक बात को इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो चैनल प्रोटीन होती है वो हमेशा कहां यूज होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। कहां यूज होती है, हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट में। देखो, चाहे चैनल प्रोटीन हो, चाहे पोर्स हो, चाहे गेटेड चैनल हो, तीनों ये कहां यूज होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, कहीं भी मैंने एनर्जी का यहां यूज नहीं किया है। तो ये यानी कि ये तीनों चीजें कहां यूज होंगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, सिंपल डिफ्यूजन में। ठीक है, अब बात करते हैं पंप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पंप के बारे में। अब देखो, जो आपकी ये पंप होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, अब आपको पता है कि आपके घर में जो पंप होती है वो किससे चलती है, बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। यानी पंप को चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए ये पंप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये पंप प्रेजेंट है। ओके, अब ये पंप क्या फंक्शन करती है वो देखिएगा। मान लीजिए आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में सोडियम ज्यादा है, ठीक है, सोडियम ज्यादा है, और इनसाइड एनवायरनमेंट में सोडियम क्या है, कम है। तो ये आउटसाइड द सेल है, ये इनसाइड द सेल है। ठीक है, इनसाइड क्या है, सोडियम कम है, और आउटसाइड सोडियम ज्यादा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इस पंप की हेल्प से इस कम सोडियम वाले को, इस सोडियम को इसकी लो कंसंट्रेशन से इसकी हाई कंसंट्रेशन के पास भेजा जा सकता है। यानी इन पंप की हेल्प से हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर सकते हैं। कैसे वर्क करते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी किसी भी चीज को उसकी लो कंसंट्रेशन से उसकी हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजते हैं, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अब एक बात सोचो, किसी चीज का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना विद द हेल्प ऑफ एटीपी, क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहलाता, क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहलाता है।
अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपकी पंप्स होती हैं, जो आपकी पंप होती हैं, वो हमेशा कब यूज होती हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। बात समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। तो पंप का क्या फंक्शन है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगी, सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेजेंगी विद द यूज ऑफ एटीपी। ठीक है, और ये क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी एक्टिव और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव। देखो, अगर एटीपी डायरेक्टली यूज कर लिया जाए, एटीपी डायरेक्टली यूज कर लिया जाए तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव, और एटीपी डायरेक्टली यूज ना किया जाए, अभी बस इतना समझ लीजिए, एटीपी का अगर डायरेक्टली यूज कर लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव। और एटीपी की एनर्जी का इनडायरेक्टली यूज किया जाए, इनडायरेक्टली कैसे यूज किया जाएगा वो मैं आपको कैरियर प्रोटीन में समझाऊंगा। ठीक है, इनडायरेक्टली यूज कर लिया जाए तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां आप देख रहे हो कि इस एटीपी का डायरेक्टली यूज हुआ है, तो जो पंप होती हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो करती हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कौन सा ट्रांसपोर्ट करती हैं? प्राइमरी एक्टिव। कौन सा? प्राइमरी एक्टिव। तो मैंने आपको बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होंगे, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। जो पंप हैं वो किसमें फंक्शन करती हैं? प्राइमरी एक्टिव के केस में। प्राइमरी एक्टिव के केस में क्या होता है? एटीपी डायरेक्टली यूज हो रहे हैं। यहां देखो, सोडियम को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेजने के लिए इस एटीपी का डायरेक्टली यूज किया जा रहा है। तो ये कैसा है? डायरेक्टली यूज हो रहा है एटीपी का, तो यह है प्राइमरी एक्टिव। इसलिए पंप किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एक्टिव का। सेकेंडरी एक्टिव में क्या होता है? एटीपी का डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता है, इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है? वो किया जाता है कैरियर प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? कैरियर प्रोटीन के द्वारा। कैसे किया जाता है अभी हम समझाएंगे, कैरियर प्रोटीन तब आपको बताएंगे। तो अब तक क्या समझा? 1 मिनट में रिकॉल करिए। कैरियर प्रोटीन जो आपने पढ़ी थी, थोड़ा जो इंपोर्टेंट बातें उनको हाईलाइट कीजिए आप, कि आपने जो कैरियर प्रोटीन पढ़ी थी, ठीक है, वो जो कैरियर प्रोटीन आपने जो चैनल प्रोटीन पढ़ी थी, जो चैनल प्रोटीन आपने पढ़ी थी, वो कब वर्क करती हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में। यानी पोर्स होंगे या गेटेड चैनल्स होंगे, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में हेल्प करेंगे। आपने पंप पढ़ी, पंप जो होगी वो आपको किस में हेल्प करेगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। किस में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी किस में? प्राइमरी एक्टिव में। किस में? प्राइमरी एक्टिव में। तो चैनल प्रोटीन का समझ आ गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट में या फिर सिंपल डिफ्यूजन में। पंप कहां हेल्प करेंगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और किस में? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब बात करते हैं कैरियर प्रोटीन। तो देखो, कैरियर प्रोटीन का अभी बता देता हूं, बाद में डिटेल में भी बताऊंगा। कैरियर प्रोटीन दो जगह यूज होती हैं। एक तो सेकेंडरी एक्टिव वाले केस में, जहां एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होता, इनडायरेक्टली यूज होता है। एक तो वहां पे यानी सेकेंडरी एक्टिव के केस में, और एक ये यूज होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। कैसे यूज होगा अभी जस्ट आके बताने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ तीनों सारी चीजें क्लियर होगी कि कौन सी चीज कहां यूज होती है। कोई पूछे चैनल प्रोटीन, आप बता दोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, पोर्स पैसिव ट्रांसपोर्ट, गेटेड चैनल पैसिव ट्रांसपोर्ट, पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई? पंप समझ में आ गई? पंप के बारे में बस इतना याद रखना है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगी, ठीक है, एटीपी का यूज करेगी, और किस में यूज होगी? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरियर प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स के बारे में देखो, कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो इन तीनों से डिफरेंट है। देखो, ये जो चैनल प्रोटीन्स थी ये भी बहुत फास्ट वर्क करती हैं, क्योंकि ये टनल की तरह थी, तो ये क्या करती हैं? मॉलिक्यूल्स को बहुत जल्दी रैपिड इनफ्लो करवाती हैं। ठीक है, ये जो पंप था ये एटीपी यूज कर रहा था, और कहीं एनर्जी यूज हो रही है तो वो काम तो जल्दी होगा। ठीक है, और जल्दी होगा तो ये भी प्रोसेस कैसा रहता है? ये भी प्रोसेस फास्ट रहता है। लेकिन जो कैरियर प्रोटीन वाला प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म डिफरेंस है। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि सपोज करिए कि ये पहली स्टेज है, यहां पे क्या है कि जो आपकी चैनल प्रोटीन है वो इस तरीके से है। ये जो ऊपर वाला है ये इसका पहला गेट है, और जो नीचे वाला है ये इसका सेकंड गेट है। ये पहला गेट और ये सेकंड गेट, अभी दोनों गेट क्लोज है। कोई भी सब्सटेंस अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो आएगा तो फिर पहले पहला गेट खुलेगा। पहला गेट जब खुलेगा, मान लीजिए पहले बंद था, पहले ऐसे बंद था, पहला गेट खुला, ये सब्सटेंस अंदर आ गया, पहला गेट बंद होगा, फिर नीचे वाला दूसरा गेट खुलेगा और दूसरे गेट से फिर सब्सटेंस अंदर भेज दिया जाएगा। तो यहां क्या कर चलता है? एक सिक्वेंशियल इवेंट चलते हैं जिसमें गेट ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं और फिर ओपन होते हैं। मान लीजिए यहां देखिए, पहली स्टेज में देखिए, यहां गेट क्लोज था,
दूसरे केस में गेट ओपन हुआ, सब्सटेंस अंदर रखा, तीसरे केस में फिर नीचे वाला गेट खुला और सब्सटेंस को कहां भेज दिया, अंदर भेज दिया, और फिर दोनों गेट क्या हो गए, बंद हो गए। तो यहां पे क्या होता है, गेट्स क्या होते हैं, सिक्वेंसली ओपन एंड क्लोज होते हैं, तो ये इसको होने में थोड़ा टाइम लगता है, दिस इज स्लो प्रोसेस। या फिर इसमें एक और काम होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई चैनल प्रोटीन थी, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन में क्या है आपकी कोई, सॉरी कैरियर प्रोटीन है, नॉट चैनल, कौन सी प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। तो ये मान लीजिए क्या आपकी कोई कैरियर प्रोटीन है। तो ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी, मान लीजिए कोई इसको ये सब्सटेंस कैरी करके ले जाना है, तो उसको पहले यहां बाइंड करेगी, क्या करेगी, पहले इसको यहां बाइंड करेगी, और बाइंड करने के बाद अपने अंदर कन्फर्मेशनल या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी तो ये ऐसे करके मूव करेगी, जब इस तरीके से मूव करेगी तो ये जो सब्सटेंस पहले यहां बाइंड हुआ था, ये अब कहां चला जाएगा, इस तरीके से नीचे चला जाएगा, यहां नीचे चला जाएगा, और जब ये नीचे चला जाएगा इस मूवमेंट के बाद, तो उसको नीचे फेंक दिया जाएगा, इनसाइड फेंक दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई। लेकिन इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस है, थोड़ा कैसा स्लो है। तो ये इतना कंटिन्यूअस पैसेज नहीं देता है, थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, या तो कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं प्रोटीन में, या फिर उनकी सिक्वेंशियल ओपनिंग या क्लोज होती है। बात समझ में आ गई। अब ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये जो आपकी कैरियर प्रोटीन है, ये बेसिकली 3 तरह की होती है। कैसी होती है, 3 तरह की होती है। पहला होता है यूनिपोर्ट, और दूसरा होता है सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो यूनिपोर्ट का खेल समझो। यूनिपोर्ट कब यूज होगी, मान लीजिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की ये हाई कंसंट्रेशन है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, और यहां इस सब्सटेंस की क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो ये सब्सटेंस, अगर मान लीजिए ये सब्सटेंस, एक मिनट, अब मान लीजिए ये सब्सटेंस कोई, ये जो आपकी क्या है, ये यूनिपोर्ट प्रोटीन है, क्या है, यूनिपोर्ट। तो मैंने आपको बताया 3 तरह की होती है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। तो यूनिपोर्ट प्रोटीन है, ये मान लीजिए क्या है, यूनिपोर्ट प्रोटीन है। ये यूनिपोर्ट प्रोटीन क्या करेगी, इस सब्सटेंस को अपने साथ बाइंड करेगी और इस तरीके से रोटेट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, और रोटेट करके इस सब्सटेंस को कहां छोड़ देगी, अंदर छोड़ देगी। तो ये यूनिपोर्ट में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है, वो डाउन द ग्रेडियंट जाता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बात समझ में आ गई। तो यूनिपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं, कोई भी, अब एक सवाल आया होगा आपके दिमाग में कि ये काम इनसे क्यों नहीं करवाया गया पहले वालों से। तो ये एक्चुअली क्या किया जाता है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, जो इनके थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, जो इस चैनल प्रोटीन के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता था, लार्ज साइज मॉलिक्यूल था, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यूनिपोर्ट यूज किया। अब यूनिपोर्ट की जो प्रोटीन होगी वो इसको अपने साथ अटैच करेगी ग्लूकोज को, और कहां भेज देगी, अंदर भेज देगी। मान लीजिए यहां ग्लूकोज ज्यादा था और मान लीजिए यहां ग्लूकोज कम था, तो ग्लूकोज को उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भेज देगी। तो जो आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है या यूरिया का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो उसका एक तरीका ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना है, तो यूनिपोर्ट वाली जो प्रोटीन होगी उसके थ्रू होगा। अब ये किस तरीके का मैकेनिज्म है, ये सोचो। कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, और किसकी हेल्प से जा रही है, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। तो ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो एक बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। कोई चीज हाई टू लो जा रही है और कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, कैरियर प्रोटीन, इन पे मार्क कर लेना, कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कोई भी चीज अगर हाई से लो जा रही है और कैरियर प्रोटीन है, तो वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर कोई चीज हाई टू लो जा रही है बट कैरियर प्रोटीन नहीं है, तो दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। समझ आएगा डिफरेंस, दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। कोई चीज हाई से लो जा रही है और कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन कोई चीज अगर हाई से लो जा रही है और कैरियर प्रोटीन नहीं है, कैरियर प्रोटीन नहीं है, तो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में तो यूज होंगी चैनल प्रोटीन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज होंगी कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन में भी कौन सा, यूनिपोर्ट। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये था यूनिपोर्ट के बारे में। अब मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना वरना सब निकल जाएगा दिमाग से। तो अब तक का साफ कर दो, ठीक है। अब आ जाओ सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को समझने के लिए। बिल्कुल बस देखो, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में क्या होता है, बहुत ही गजब का मैकेनिज्म है। यहां 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं, यहां 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं।
सपोज करिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां कोई ए मॉलिक्यूल है और यहां कोई बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ए मॉलिक्यूल है और कोई बी मॉलिक्यूल है। ये सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये सिम्पोर्ट है, ये क्या है, सिम्पोर्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है और एक कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से जा रहा है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से जा रहा है तो ये क्या है, एंटीपोर्ट है। तो ये तो हो गया सिम्पोर्ट और ये हो गया एंटीपोर्ट। इतना तो समझ में आ गया होगा नाम से। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है वो समझिएगा कि इन दो मॉलिक्यूल में से आउट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन दो मॉलिक्यूल में से होता क्या है बेसिकली, सॉरी एक मिनट वापस आ जाते हैं, एक मिनट बस। इन दो मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो होता है वो जाता है डाउनहिल। कैसे जाता है, डाउनहिल। मतलब कहने का मतलब ये था कि इन दो मॉलिक्यूल में से, ए और बी में से, दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो जाएगा डाउनहिल, यानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जब ये डाउनहिल जाएगा तो इसके हाई से लो जाने पर रिलीज होगी एनर्जी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल को भेजा जाएगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आपको बात समझ नहीं आई होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि ये यहां सोडियम था, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहां सोडियम था, इसकी कंसंट्रेशन कम थी। और सपोज करिए कि यहां जो ग्लूकोज था उसकी कंसंट्रेशन यहां कम थी और यहां ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। बात समझ में आ गई, क्लियर। देखो यहां सोडियम ज्यादा, यहां सोडियम कम, यहां ग्लूकोज कम और यहां ग्लूकोज ज्यादा। बात समझ में आ गई। अब सोचो, देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक सिम्पोर्ट प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, सिम्पोर्ट प्रोटीन है। सिम्पोर्ट प्रोटीन होगी तो दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। अब ये सिम्पोर्ट प्रोटीन क्या करेगी, अपने एक एंड पे तो जोड़ेगी सोडियम को, एक एंड पे किसको जोड़ेगी, सोडियम को, और सोडियम को इसकी हाई कंसंट्रेशन से इसकी लो कंसंट्रेशन में भेज देगी अपने साथ जोड़ के। तो जब सोडियम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होगा, यानी कैसा जा रहा है, डाउनहिल जा रहा है। इस डाउनहिल जाने में ये रिलीज करेगा एनर्जी। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। अब इस एनर्जी का यूज करके इस ग्लूकोज को भेजा जाएगा अपहिल, क्योंकि किसी भी चीज को अपहिल जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं या फिर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहां से आएगी, यहां से। ये जो सोडियम डाउनहिल जा रहा है तो डाउनहिल जाते वक्त ये एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को अपहिल भेजते हैं। यानी ये ग्लूकोज भी यहां जुड़ जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जब ये रोटेट करेगा तो कहां पहुंच जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे। ये यहां सोडियम पहुंच जाएगा और ये यहां ग्लूकोज पहुंच जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं। सिम्पोर्ट हुआ कि नहीं, सिम्पोर्ट हुआ कि नहीं, दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं, सिम्पोर्ट है। लेकिन क्या, और एक इसमें क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल डाउनहिल जा रहा है और उसके रिलीज होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके मूव होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी हेल्प से इस दूसरे सब्सटेंस ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा जा रहा है। तो यह है सिम्पोर्ट। जब दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करें, एक ही डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन एक मॉलिक्यूल डाउनहिल जाएगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे दूसरा मॉलिक्यूल अपहिल जाएगा। दैट इज को ट्रांसपोर्ट, दैट इज को ट्रांसपोर्ट। और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको दो तरह के ट्रांसपोर्ट बताए थे। एक बताया था मैंने आपको प्राइमरी एक्टिव। क्या बताया था, प्राइमरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव में कौन यूज होती है, पंप। और ये क्या करती हैं, डायरेक्टली एटीपी की एनर्जी यूज करती हैं। डायरेक्टली एटीपी की एनर्जी क्या करती हैं, यूज करती हैं। याद आया। लेकिन क्या यहां डायरेक्टली एनर्जी यूज हो रही है एटीपी की, नहीं हो रही। यहां तो कोई इनडायरेक्ट एनर्जी यूज हो रही है। अगर इनडायरेक्ट एनर्जी यूज हो रही है तो क्या था, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहे थे पंप, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रही है कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन में भी कौन सी, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट को तो आपने समझ लिया कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक डाउनहिल जा रहा है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है,
ये डाउनहिल जा रहा है सोडियम, इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो ग्लूकोज है उसको अपहिल भेजा जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, जो किसका एग्जांपल है, सिम्पोर्ट का। अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एंटी ट्रांसपोर्ट, बहुत ही गजब। अब हम बात करते हैं एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का जो एग्जांपल है वो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वेरी इंपोर्टेंट। सुनो, ये सेल मेम्ब्रेन है। सपोज करो कि यहां सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा और यहां सोडियम की कंसेंट्रेशन कम, यहां कैल्शियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा और यहां कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम। बात समझ में आई? लेकिन हमें सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंज करना है, तो सोडियम यहां से यहां जाएगा, एंटीपोर्ट। अगर सोडियम यहां से यहां जाएगा यानी कैसे जा रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जा रहा है तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम इस कैल्शियम का एक्सचेंज करेंगे और इस कैल्शियम को कहां भेजेंगे, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, दैट इज अपहिल। तो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंटीपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या जा रहा है, डाउनहिल जा रहा है, अरे जा तो रहा है सोडियम, इससे रिलीज हो रही है एनर्जी, और वो एनर्जी किस में हेल्प हो रही है, दूसरे मॉलिक्यूल को अपहिल ट्रांसपोर्ट करने में, दैट इज एंटीपोर्ट एंड दैट इज को ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आई? एंड दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पढ़ तो नहीं जाएगा दिमाग, ओके। तो ये था बेसिक कंसेप्ट अबाउट द प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। कोई भी डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, सारे डाउट्स के जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और रिव्यू देके जाना कि कैसा लगा वीडियो।